हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में अब तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं एंड जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, उसके नेक्स्ट टॉपिक से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं एंड क्लास को हम लोग आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किए थे स्टील के बारे में, स्टील के प्रॉपर्टीज, स्टील के यूजेस। तो आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट मेटल को लेके डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का निष्कासन का प्रोसेस। ठीक है, किस तरह से एल्युमिनियम को निष्कासित किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, देखो आज के क्लास में पूरा जो कंसेप्ट है वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसीलिए मैं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, लेकिन उसके बदले में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा एंड वहाँ से आप लोग सारी चीज़ों को नोट करिएगा। ठीक है, इसलिए आपको निकालना है अभी पेन एंड कॉपी। ठीक है, एंड जितने भी स्क्रीनशॉट में मैं जितने भी टॉपिक दिखाऊंगा आपको, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, लिख के रखना है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने पेन एंड कॉपी निकाल लिए हैं। तो चलो क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो बात करेंगे जो एल्युमिनियम, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, एल्युमिनियम का संकेत क्या है या फिर सिंबल क्या है। देखो इसका सिंबल है Al। आप सभी लोग जानते होंगे एल्युमिनियम का जो सिंबल है वो क्या है, Al। ठीक है, एंड इसका एटॉमिक नंबर 13। तो आप अभी क्या करिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए फटाफट से। एल्युमिनियम का सिंबल है Al एंड इसका एटॉमिक नंबर है 13 है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा ये आप अपने आप निकालिएगा। ठीक है, देखो चलो मैं अभी आपको बता ही देता हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों 1s में। ठीक है, 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है। ठीक है, इसके बाद जाता है 2s में, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है। 2s भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 2p में। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है। अगर ये भर गया है तो फिर आगे जाएगा 3s में, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है। तो अभी देख लो कितने इलेक्ट्रॉन अभी अपने जगह पे चला गया है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 4 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गया है, अभी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया है। ठीक है, वो कहाँ पे घुसेगा, 3s भर गया है तो फिर वो 3p में चला जाएगा, 3p में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम हुज एटॉमिक नंबर इज 13। ठीक है, तो फटाफट से इसको लिख लीजिए। पहली चीज़ तो आपको यही नोट करना है। एंड देखो हमारे पृथ्वी के सतह में पाए जाने वाली जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट, ठीक है, उसमें से एल्युमिनियम एक है। हमारे पृथ्वी के सतह में अधिक मात्रा में पाए जाने वाली एलिमेंट में से एक एलिमेंट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे पाया जाता है। ठीक है, तो चलो देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एल्युमिनियम का सिंबल Al, एटॉमिक नंबर क्या है 13 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक है, एंड कहा गया है एल्युमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओर्स के बारे में कि कौन से ऐसे ओर्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोग एल्युमिनियम को निष्कासित करते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे ओर्स हैं जहाँ से हम लोग एल्युमिनियम को निष्कासित करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे बिल्कुल शो हो रहा होगा चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम, मुख्य ओर कौन से हैं एल्युमिनियम के। ठीक है, चीफ बोले तो यहाँ पे मुख्य आता है, जैसे कि सीएम बोले तो क्या, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ओके, चलो तो पहला क्या है दोस्तों, पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट, ये वाला बात आप याद रखिएगा,
चीप ओर में से सबसे ऊपर कौन रहता है? बॉक्साइट रहता है। जनरली हम लोग बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को निष्कासित करते हैं, ठीक है। बॉक्साइट से ही हम लोग क्या करते हैं? एल्युमिनियम को निष्कासित करते हैं। इसका फॉर्मूला भी दिया गया है Al2O3 2H2O, ठीक है। Al2O3 2H2O ये है बॉक्साइट जो कि नेचर में मिलता है, प्रकृति में जो मिलता है। दूसरे नंबर पे है गिब्साइट, Al2O3 3H2O, Al2O3 3H2O। बॉक्साइट एंड गिब्साइट में अंतर ये है कि बॉक्साइट में जो पानी का जो मात्रा है वो आपको दिख रहा होगा, एंड गिब्साइट में क्या है? पानी का मात्रा थोड़ा अधिक रहता है, ओके। एंड उसके साथ जो एल्युमिनियम आपका जो बॉक्साइट का मात्रा होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफर करता है, ओके। बॉक्साइट में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे रहता है एंड गिब्साइट में थोड़ा सा कम अमाउंट पे रहता है एल्युमिनियम, दैट इज़ वाई हम लोग बॉक्साइट को प्रेफर करते हैं। तीसरे नंबर पे है क्रायोलाइट Al3NAF, ओके। ये हो गया तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है फेल्सपार। फेल्सपार से भी हम लोग एल्युमिनियम को निष्कासित कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है K2O Al2O3 6SiO2, ठीक है। एंड पाँचवें नंबर पे है माइका, ठीक है। दिस इज़ नॉट मिका, दिस इज माइका, Al2O3 2SiO2 2H2O, ठीक है। ये जो ओर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ओर्स को आप लिस्ट बना के लिखिए एंड यहाँ पे आप ये भी नोट करके रखिए कि हम लोग बॉक्साइट को कॉमनली मानते हैं ओर, ठीक है। मतलब एल्युमिनियम को हम लोग कॉमनली बॉक्साइट से ही निष्कासित करते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, अब ये तो ओर हो गया, तो अभी देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो देखो एल्युमिनियम को जब हम लोग बॉक्साइट से निष्कासित करेंगे तो उसके लिए हमें तीन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। 3 स्टेप से हम लोग इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, निष्कासित करते हैं। ये तीनों स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो है प्रोडक्शन ऑफ प्योर बॉक्साइट, मतलब सबसे पहले हमें बॉक्साइट को प्योर करना है। जो बॉक्साइट हमें नेचर में मिलता है उसमें से क्या रहता है? उसमें आपका बहुत सारे अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, उसको पहले हटाना है। बॉक्साइट को थोड़ा सा प्योर करना है ताकि हमारा एक्सट्रैक्शन में और भी ज़्यादा प्योर एल्युमिनियम मिले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो बॉक्साइट को प्योर बनाना है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज प्रोडक्शन ऑफ प्योर बॉक्साइट, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया। चलो अब हम लोगों ने बॉक्साइट को प्योर कर लिए हैं, उसमें से अननेसेसरी इम्प्योरिटीज़ को दूर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर बॉक्साइट। तो जो बॉक्साइट हम लोगों ने अभी अभी प्योर किए हैं, ठीक है, उसका अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब उसका करेंगे तो उसमें से एल्युमिनियम जो है वो अलग हो जाएगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन जो है वो भी अलग हो जाएगा। तो दोनों ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एल्युमिनियम का क्या करेंगे? निष्कासन करेंगे। एल्युमिनियम अलग हो गया है तो फिर उसका निष्कासन करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा दूसरा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग प्योर बॉक्साइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। ओके, तीसरे नंबर पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें जितना भी एल्युमिनियम मिला है उसका हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं या फिर रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। उसका हम लोग रिफाइनिंग करते हैं एंड ये तीनों स्टेप के सारे हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्शन करते हैं बॉक्साइट में से। सबसे पहले नेचर में जो बॉक्साइट मिलता है उसको प्यूरिफाई करते हैं, देन उसके बाद प्यूरिफाई बॉक्साइट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वहाँ से निकलता है एल्युमिनियम एंड जो एल्युमिनियम निकलता है उसको फिर से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, उसको फिर से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के माध्यम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है बॉक्साइट इज यूजुअली कंटेन्ड 60% एल्युमिनियम, ठीक है, बिसाइड्स वेरिंग अमाउंट ऑफ सिलिकॉन का ऑक्साइड रहता है एंड टाइटेनियम का ऑक्साइड रहता है एंड आयरन का भी ऑक्साइड रहता है। तो जो आपका नेचर में जो बॉक्साइट मिलता है उसमें से सिर्फ 60% प्योर बॉक्साइट रहता है,
बाकी चीज़ें क्या रहता है, बाकी चीज़ें रहता है आपका सिलिकॉन का ऑक्साइड रहता है, टाइटेनियम का ऑक्साइड रहता है एंड आयरन का भी ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ओनली 60% बॉक्साइट ही प्योर होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अभी चले आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्योर बॉक्साइट। तो प्रोडक्शन ऑफ प्योर बॉक्साइट को हम लोग 3 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे बेयर्स प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे हम लोग बॉक्साइट को प्यूरिफाई करेंगे बेयर प्रोसेस के सहारे। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ प्योर बॉक्साइट। एंड यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, तो देखो बेयर प्रोसेस कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब बॉक्साइट में ज़्यादा अमाउंट पे रहता है आपका आयरन का ऑक्साइड एंड कम अमाउंट पे रहता है सिलिकॉन का ऑक्साइड। ठीक है, अगर बॉक्साइट में ज़्यादा मात्रा में आयरन का ऑक्साइड होता है एंड कम मात्रा में सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, तो फिर हम लोग बेयर प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो जो बॉक्साइट को हम लोग नेचर से लिए हैं, ठीक है, जो बॉक्साइट को हम लोगों ने नेचर से लिए हैं, उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे, उसको तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे, बिल्कुल उसको फाइनली ग्राउंडेड करेंगे, मतलब बिल्कुल पाउडर बना देंगे। इतना पीसेंगे कि बॉक्साइट आपका क्या होगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग उसका कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को बताई हैं इस चैप्टर के शुरू में ही। ठीक है, तो कैल्सिनेशन करेंगे एंड कैल्सिनेशन करने के बाद वहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें डालेंगे, उसमें मिलाएंगे। ठीक है, कैल्सिनेटेड ओर के साथ। देन उसके बाद 150 डिग्री सेल्सियस में उस मिक्सचर को 80 पाउंड प्रेशर में 8 घंटे के लिए ऑटोक्लेव मशीन में डाल देंगे। बात समझ में आया? जो और हम लोगों ने कैल्सिनेट किए हैं उसके साथ 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन को डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक मशीन है जो कि है ऑटोक्लेव नाम का एक मशीन है, उसके अंदर हम लोग उसको डालेंगे एंड टेम्परेचर को रखेंगे 150 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर को रखेंगे 80 पाउंड। ठीक है, एंड उसको 8 घंटे के लिए उस मशीन में ही हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, 8 घंटे के बाद क्या होगा कि उसमें रिएक्शन आएगा। देखो जो बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट में जितना भी प्योर बॉक्साइट है वो अभी NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा एंड बॉक्साइट में उसके साथ साथ क्या था आपका दूसरे इम्प्योरिटीज़ भी थे, जैसे कि सिलिकॉन का ऑक्साइड भी क्या करेगा, इस NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्म करेगा आपका जो प्योर बॉक्साइट है वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, NaAlO2 ये वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, एंड जो सिलिकॉन का ऑक्साइड था वो क्या करेगा, Na2SiO3 ये वाला कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है, देन उसके बाद ये जो सोल्यूशन है हॉट सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि 150 डिग्री में हम लोग उसको 8 घंटे रखे हैं तो पूरा सोल्यूशन क्या है, पूरा सोल्यूशन आपका वहाँ पे हॉट हो चुका है एंड उस सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे एंड जो जितने भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है, जो भी इम्प्योरिटीज़ उस सोल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होगा उसको हम लोग छाक के अलग कर देंगे एंड ये जो इम्प्योरिटीज़ है उसको कहते हैं नोन एज रेड मास। ठीक है, जो सोल्यूशन हमें फिल्टर करने के बाद मिल रहा है उसको हम लोग रेड मार्क ही कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेड रहता है एंड वो क्योंकि वो मिक्सचर है, दैट इज़ वाई जिसको हम लोग कहते हैं रेड मार्क। ठीक है, अभी क्या किया जाता है, जो सोल्यूशन हम लोगों ने फिल्टर किए हैं उसके बाद उसमें मिलाया जाता है पानी मिलाने के बाद वो डाइल्यूटेड हो जाते हैं एंड धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है एंड उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में उसको एक्साइटेड करते हैं, उसको एजिटेटेड करते हैं। ठीक है, कुछ घंटों के लिए हम लोग उसको एजिटेटेड करते हैं विथ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड हाइड्रेटेड एल्यूमिना के साथ। ठीक है, विथ
फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड हाइड्रेटेड एल्यूमिना के साथ, ठीक है। जो हॉट सोल्यूशन हमें फिल्टर करने के बाद मिला है उसमें हम लोग पानी डालेंगे, ठीक है। उसमें पानी डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे धीरे धीरे एंड 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में कुछ घंटे के लिए उसको हम लोग एक्साइटेड करेंगे। क्या मिला के? फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड हाइड्रेटेड एल्यूमिना, ठीक है। उसके साथ हम लोग इसको कुछ घंटे के लिए एक्साइटेड करेंगे, बोले तो एजिटेटेड करेंगे। देन क्या होगा, जो NaAlO3 है वो आपका हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट कर देगा, मतलब पानी के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। पानी के साथ रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद क्या है, आपका वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड उसी सोल्यूशन पे जो सिलिकॉन का जो प्रोडक्ट था Na2SiO3 वो उसी सोल्यूशन पे रह जाता है, ठीक है ना। ओके, एंड बाकी जो एल्युमिनियम का जो कंपाउंड था वो आपका, उसको हम लोग फिल्टर करके उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फिल्टर करके उसको हम लोग निकाल लेते हैं एंड इसको फिर से हम लोग कैल्सिनेटेड करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, जहाँ से हमको क्या मिलता है, प्योर बॉक्साइट मिल जाता है। तो चीज़ें जो है दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको बिल्कुल स्टोरी के माफिक समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब किसके बाद क्या होता है क्या करा जाता है, मैंने आपको समझाया। बस आप यहाँ से नोट को फॉलो कीजिए, ठीक है। मेरे बातों के साथ नोट को आप मैच कीजिए, नोट को देखिए, मेरे बातों को सुनिए, तो डेफिनेटली आई थिंक चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है किसी भी मेटल के लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही रहता है याद करने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको कुछ रिएक्शंस पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है बेयर प्रोसेस में, उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको पूछा भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में रिएक्शंस को पूछ लिया जाता है, किसी किसी बार रिएक्शंस को पूछ लिया जाता है। जैसे आयरन का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में, उसको पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या रिएक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में, एक एक करके आप बताओ, ठीक है। चलो यहाँ पे भी बेयर प्रोसेस में भी रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन कैसा होगा, देखो बॉक्साइट के साथ सबसे पहला चीज़, बॉक्साइट के साथ क्या होता है, हम लोगों ने 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलाए थे, तो उसी के साथ पहला रिएक्शन होगा। देखो Al2O3 प्लस 2NaOH जो कि फॉर्म करेगा क्या, NaAlO2 एंड उसके साथ पानी फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड सिलिकॉन जो सिलिकॉन का ऑक्साइड था वो भी NaOH के साथ रिएक्शन करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, Na2SiO3 प्लस H2O, ठीक है। एंड बाद में ये जो NaAlO2 जिसको हम लोग बाद में ठंडा करके एजिटेटेड करेंगे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में विथ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिना के साथ, ठीक है। फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड हाइड्रेटेड एल्यूमिना के साथ उसको हम लोगों ने एक्साइटेड किया था, वहाँ पे वो क्या होगा, वो रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करेगा। हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करेगा मतलब 2NaAlO2 प्लस 4H2O पानी के साथ रिएक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2AlOH3, ठीक है, ये फॉर्म होगा यहाँ पे एंड उसके साथ फिर से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड बाद में यही जो AlOH3 जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसको कैल्सिनेशन करने के बाद 1100 डिग्री सेल्सियस में कैल्सिनेशन करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, Al2O3 प्लस 3H2O, मतलब प्योर बॉक्साइट हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। प्योर बॉक्साइट जो है हमारे यहाँ से मिल रहा है फाइनली, ठीक है। बॉक्साइट विथ हाई सिलिका कंटेंट कैन नॉट बी प्योरीफाइड बाय बेयर्स प्रोसेस since much aluminum is lost due to the formation of insoluble sodium aluminosilicate. Bayer process is best adapted to bauxite containing 55 to 60% bauxite and relatively low silicon dioxide. तो जिस बॉक्साइट में, ठीक है, जिस बॉक्साइट में सिलिकॉन का ऑक्साइड का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उस बॉक्साइट को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग बेयर प्रोसेस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, मतलब ये जो एल्युमिनियम है वो इनसोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है, इनसोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट फॉर्म करने के लिए ज़्यादा
लॉस होता है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम निष्कासित करेंगे, एल्यूमिनियम ही लॉस्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई बॉक्साइट में अगर सिलिकॉन का ऑक्साइड का मात्रा अगर ज़्यादा रहता है तो हम लोग बेयर प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। एंड जिस बॉक्साइट में 55 से 60% प्योर बॉक्साइट रहता है एंड सिलिकॉन ऑक्साइड का मात्रा 7% से भी कम रहता है, उसके लिए हम लोग बेयर प्रोसेस को यूज़ करते हैं। यही बेस्ट मेथड रहता है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वो आपका बेस्ट मेथड होगा बेयर प्रोसेस, ठीक है। चलो, ये तो था आपका प्रोडक्शन ऑफ प्योर बॉक्साइट। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर बॉक्साइट। अब प्योर बॉक्साइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एंड वहाँ से एल्यूमिनियम को हम लोग निष्कासित करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो दोस्तों, स्लाइड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये सारे नोट अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। या फिर आपके पास अगर किताब है तो फिर कोई बात नहीं, किताब से भी आप कर सकते हैं। चलो तो देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बॉक्साइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जहाँ से हम लोग एल्यूमिनियम को निष्कासित करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो एक सोल्यूशन बनाना होगा हमें, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक को पास कराएंगे, ठीक है। वो सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन, एल्यूमिना वहाँ पे रहेगा, ठीक है, मतलब बॉक्साइट वहाँ पे रहेगा, उस क्रायोलाइट रहेगा एंड आपका फ्लोस्पार भी रहेगा। ये तीनों हम लोग मिक्स करेंगे, कितने अमाउंट पे, 20:60:20 में, ठीक है। 20 हमें बॉक्साइट लेना है, 60% हमें क्रायोलाइट लेना है एंड 20% हमें क्या लेना है, फ्लोस्पार लेना है। इसको मिक्स कराना है, ठीक है, ओके। एंड इस मिक्सचर के ऊपर हमें कोक का जो डस्ट है उसको स्प्रेड कर देना है, मतलब कोक के कुछ टुकड़े छिलके हमें वहाँ पे क्या करना है, डाल देना है इस मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स क्या क्या रहेगा, आयरन टैंक लाइंड इनसाइड विथ ब्लॉक्स ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब जो टैंक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, उस टैंक के भीतर के साइड में हम लोग जो है कार्बन का ब्लॉक हम लोग रखेंगे एंड यही जो कार्बन के ब्लॉक है ये आपका कैथोड के रूप में काम करेगा। एंड ग्राफाइट रॉड्स, कुछ ग्राफाइट रॉड्स को 3 या 4 ग्राफाइट रॉड्स को हम लोग सोल्यूशन पे डालेंगे, ठीक है, जो कि आपका एनोड के रूप में काम करेगा, ठीक है। एंड पूरा जो इलेक्ट्रोलाइसिस में इस प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, 950 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा इस पूरा प्रोसेस के दौरान। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। उसको आपका पिघला के रखने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 950 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, Al2O3, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, Al2O3 आपका वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, Al+3 एंड 3O, मतलब एल्यूमिनियम के आयन एंड ऑक्सीजन के आयन में वो स्प्लिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा ही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में कि जो हम लोग जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका क्या होता है, वो आपका स्प्लिट हो जाता है 2 अलग अलग आयन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा हुआ है, ठीक है। अब कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड में जितने भी एल्यूमिनियम आयन है, ठीक है, जितने भी एल्यूमिनियम आयन है वो कैथोड में जाता है, कैथोड में उसको मिलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैथोड में उसको मिलता है इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद उन सभी इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करके वो एल्यूमिनियम पे कन्वर्ट होने लगता है एंड वहाँ पे वो जमा होने लगता है, ठीक है। एंड एनोड पे क्या होता है, एनोड पे आपका सारे ऑक्सीजन के आयन जाते हैं एंड एनोड क्योंकि ग्राफाइट के रॉड है तो वहाँ से उसको कार्बन मिलता है एंड दोनों मिलके रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है।
तो ये था हमारा पूरा रिएक्शंस जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एल्यूमिनियम इज लिबरेटेड एट द कैथोड एंड कलेक्टेड। मैंने क्या कहा कि कैथोड में एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होते हैं, लिबरेटेड होते हैं, एंड कैथोड में ही वो कलेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जो है वो आपका एनोड में कोक डास के साथ क्या करता है, कोक डास के साथ वो वहाँ पे रिएक्शन करता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। जिस वजह से ग्राफाइट के जो रॉड हम लोगों ने यूज़ किए हैं एनोड के रूप में, वो क्या होता है आपका, ज़्यादा क्षय नहीं होता है, ज़्यादा इरोड नहीं होता है, क्योंकि कोक डास्ट जो हम लोगों ने फैला दिए थे उसके ऊपर, वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन लेता है, ठीक है, ज़्यादातर कार्बन लेता है, ग्राफाइट से ज़्यादातर कार्बन नहीं लेता है। तो इसलिए ग्राफाइट का जो एनोड है वो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं, उतना ज़्यादा क्षय नहीं होता है, इरोड नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेश एल्यूमिना इज एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है एल्यूमिना, ठीक है, मतलब बॉक्साइट को हमें ऐड करते रहना पड़ता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निष्कासित होता है, ठीक है। तो जितना बॉक्साइट हमें पहले डाले थे उसमें से एल्यूमिनियम निकलने के बाद बॉक्साइट तो ख़त्म हो गया, तो पूरा प्रोसेस को फिर से चलाने के लिए फिर से बॉक्साइट डालना होगा। तो टाइम टू टाइम हमें बॉक्साइट को डालते रहना होगा। एंड देखो, जब पूरा सिस्टम पे ठीक है एल्यूमिनियम बॉक्साइट का जो मात्रा है वो घट जाएगा पूरा प्रोसेस के दौरान। एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट का जो मात्रा है वो अगर घट जाएगा तो फिर क्या होगा, एक सिग्नल मिलता है, ठीक है। उसको समझने के लिए एक आपका क्या रखा जाता है, एक आपका बल्ब लगाया जाता है, ठीक है, एक बल्ब लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रोलाइट से पूरा प्रोसेस में से बॉक्साइट का मात्रा घट गया है तो फिर वो बल्ब आपका क्या करेगा, ज़्यादा जलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटली वो जलेगा, ठीक है। मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि बॉक्साइट ख़त्म हो गया है, तो आप बॉक्साइट डालिए, ठीक है। जब हम लोग बॉक्साइट डालेंगे फिर से तो क्या होगा कि वो लाइट फिर से कम जलने लगेगा, ठीक है। मतलब ये एक तरह का सिग्नल है, उसको इस तरह से आपका कनेक्टेड करके रखा जाता है ताकि पूरा प्रोसेस के दौरान अगर बॉक्साइट का मात्रा घट जाता है तो फिर हमें बॉक्साइट ऐड करना होगा, वो सिग्नल दे देगा, ठीक है। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से जो एल्यूमिनियम हमें मिलता है वो लगभग आपका 99% प्योर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से जो एल्यूमिनियम हमें मिलता है वो 99% आपका प्योर होता है, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा प्योर एल्यूमिनियम की ज़रूरत होता है। दैट इज़ वाई हम लोग अब क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, मतलब तीसरा स्टेप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग हुप्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है हुप्स प्रोसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। अब किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, सिर्फ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस सेल बनाना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल मतलब पूरा सिस्टम को फिर से बनाना होगा। एंड इस सिस्टम पे 3 लेयर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है दोस्तों उसमें 3 लेयर होते हैं। पहला टॉप लेयर में क्या होता है आपका प्योर एल्यूमिनियम रहता है विथ सस्पेंडेड ग्राफाइट रॉड एज कैथोड, ठीक है, जिसमें हम लोग ग्राफाइट रॉड को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले वाले प्रोसेस में देखिए ग्राफाइट रॉड्स को हम लोगों ने एनोड के रूप में इस्तेमाल किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्राफाइट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद द बॉटम लेयर ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम व्हिच एक्ट्स एज एनोड, ठीक है। तो नीचे की तरफ मतलब मिडिल लेयर में हम लोग क्या द बॉटम लेयर सबसे नीचे वाले लेयर में हम लोग क्या रखेंगे, आपका इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। इम्प्योर जो उतना ज़्यादा प्योर नहीं है उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। मतलब जो हम लोगों ने बेयर प्रोसेस से जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हम लोगों ने जो एल्यूमिनियम को लिए हैं 99% प्योर, उसको रखेंगे हम लोग बॉटम लेयर में। एंड टॉप लेयर में आपका प्योर एल्यूमिनियम रहना चाहिए, ओके, ठीक है ना। देन मिडिल लेयर में क्या रखा जाता है, अ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट, बेरियम फ्लोराइड एंड बॉक्साइट, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल लेयर में हम लोग क्या रखते हैं,
मिक्सचर, मोल्टेन मिक्सचर, पिघला हुआ मिक्सचर किसका किसका, क्रायोलाइट रहेगा, उसमें बेरियम फ्लोराइड रहेगा एंड बॉक्साइट रहेगा, ठीक है। उसका तीनों का मिक्सचर करेंगे, उसको मोल्टेन करेंगे, उसको पिघला देंगे, देन उसको हम लोग मिडिल पे रखेंगे। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा आपका इम्प्योर एल्युमिनियम, ठीक है। ऊपर रहेगा आपका क्या, ऊपर रहेगा आपका प्योर एल्युमिनियम विथ सस्पेंडेड ग्राफाइट रॉड्स, ठीक है। तो चलो, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एल्युमिनियम आयन्स आर फॉर्म्ड एट द एनोड एंड दे डिसॉल्व इन द मोल्टेन एडजेसेंट लेयर कॉजिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर aluminum metal produced at cathode. The refined aluminum is 99.99% pure. तो इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त क्या होता है, कैथोड एनोड में, ठीक है, एनोड में आपका एल्युमिनियम का आयन्स प्रोड्यूस होने लगता है। जब हम लोग पूरा प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को, तो एनोड में से आपका एल्युमिनियम आयन प्रोड्यूस होने लगता है एंड वो मोल्टेन जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने बनाए थे 3 चीज़ों का मिक्सचर करके, उसमें जाता है, उसमें डिज़ोल्व होता है, उसमें मिक्स होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो एल्युमिनियम का लेयर है, ठीक है ना, उसमें से आपका क्या निकलता है, प्योर एल्युमिनियम मेटल निकलता है, ठीक है। ओके, उसमें से प्योर एल्युमिनियम मेटल आपका निकलता है एंड वो कैथोड में प्रोड्यूस होता है, कैथोड में वो प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। एंड कैथोड में जाके वो जमा होने लगता है, ठीक है। एंड इस तरह से आपका जो रिफाइनिंग प्रोसेस से जो हम लोग एल्युमिनियम को जो एल्युमिनियम हमें मिलता है वो 99.99% प्योर है। मतलब पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हमें 99% प्योर एल्युमिनियम मिल रहा था, अब रिफाइनिंग करने के बाद हमें 99.99% प्योर एल्युमिनियम मिल गया है, मतलब लगभग प्योर एल्युमिनियम मिला है, ठीक है। चलो, अब इतना तो था प्रोसेस, ये सभी आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, अभी बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या क्या यूजेस है, तो आप सभी जगह पे एल्युमिनियम का यूजेस देखते होंगे। चलो कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बीइंग लाइट एंड हैविंग फेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, मोटर कार्स एंड फॉर मेकिंग एलॉयज, ठीक है। तो एल्युमिनियम का वेट जो है वो थोड़ा सा कम है, लाइट वेट है वो, एंड उसके पास एक काम चलाने वाला टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। मतलब एक टिकाव टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, वो एक खिंचाव को सह सकता है, ठीक है। दैट इज़ वाई हम लोग एयरक्राफ्ट बोले तो जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। कार का बॉडी बनाने के लिए भी एल्युमिनियम यूज़ करते हैं एंड एलॉय बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो, दूसरा यूज़ देखो, ड्यू टू इट्स गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल्स, ठीक है। तो एल्युमिनियम को हम लोग इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास एक गुड कंडक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है। ओके, तीसरा, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स गुड्स थर्मल कंडक्टिविटी, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग अटेंसिल्स, ठीक है। तो देखो, इसके पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहता है, अच्छा, इसके पास थर्मल कंडक्टिविटी रहता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से एक अच्छे अमाउंट पे थर्मल कंडक्टिविटी रहने की वजह से इसको हम लोग खाने पीने का जो बर्तन होता है, खाने बनाने का जो बर्तन होता है ना, उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे घर पे जितने भी बर्तन होंगे उसमें से आप देखेंगे कुछ बर्तन एल्युमिनियम के भी होते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, अब 4 नंबर पे एल्युमिनियम फॉइल्स इज़ यूज्ड एज रैपिंग मटेरियल्स। तो एल्युमिनियम फॉइल तो आप लोगों ने देखा होगा, एल्युमिनियम फॉइल हम लोग खाना पैक करने के लिए या फिर और चीज़ों को पैक करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम फॉइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड 5वें पर देखो, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटलर्जी ऑफ मेटल्स लाइक क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज हुज ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन, ठीक है। तो देखो, अभी दूसरे मेटल को निष्कासित करने के लिए, जैसे क्रोमियम का निष्कासन, मोलिब्डेनम, ठीक है, या फिर मैंगनीज का निष्कासन, जिसको कार्बन से रिडक्शन नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग एल्युमिनियम के सहारे क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। मतलब
मतलब आपका दूसरे मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। तो ये था दोस्तों एल्युमिनियम के बारे में, जितना भी मैंने पढ़ा है आपको बस उतना आप ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इससे ही आपका काम बन जाएगा। अगर आपके पास किताब है या फिर दूसरे नोट्स है, कई दूसरे सोर्स से आपको नोट मिला है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे ही नोट्स पढ़ने हैं या फिर ये सारे ही नोट्स पढ़ने हैं, आपको दूसरे नोट्स नहीं पढ़ने हैं। तो आप कहीं से भी अगर आपको नोट्स मिलता है, कहीं से भी आप बुक से पढ़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं या फिर दूसरे किसी टीचर के पास से आपको नोट मिला है, तो डेफिनेटली आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मेरे ही चैनल से कंटेंट लेना है, ठीक है। मेरा ये मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव ये नहीं था, कभी भी नहीं था। मेरा एक ही मोटिव है दोस्तों, आपको बस सीखना है, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा, जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको सीखना है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, मेरे पास से सीख सकते हैं, ओके। दूसरे किसी टीचर के पास सीख सकते हैं या फिर किताब से, आप गूगल से या फिर कई जगह से सीख सकते हैं, ठीक है। आपको बस सीखना है, मेरा काम है सिखाना। मेरे पास जितना है, मैं जितना आपको दे सकता हूँ मैं डेफिनेटली दूंगा, 100% मेरा दूंगा। एंड उससे अगर ज़्यादा भी दिया जा सकता है तो मैं वो भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कहीं किसी भी तरह आपको सिर्फ सीखना है, ओके। चलो तो दोस्तों, अब ये तो था एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एल्युमिनियम के बारे में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में से और कितने क्लासेस आएगा, अभी इसके बाद हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। कॉपर का एक्सट्रैक्शन को हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद बात करेंगे एलॉय के बारे में, लगभग एक ही क्लास में एलॉय ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एलॉय के बाद एक आपका आएगा पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर में लगभग आपका 2 क्लासेस आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि इस क्लास के बाद और भी 4 क्लासेस आएंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, तो आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन यूनिट 3 कंप्लीट करते ही हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे आपका फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट, मतलब यूनिट नंबर 4, ठीक है। उसमें से 5 से 6 क्लासेस आएगा, डेफिनेटली 5 से 6 क्लासेस आएगा। एंड चले जाएंगे देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा क्लासेस आ सकता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, मतलब वहाँ पे 7 से 8 लेक्चर आ सकता है, ठीक है। उसमें से 7 से 8 लेक्चर आएगा। तो केमिस्ट्री के कुल कितने लेक्चर हो गया दोस्तों, देखो अभी तो 26 लेक्चर है, अभी हम लोग एक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 4 आपका आएगा मटेरियल से और क्लासेस, एंड 6 क्लासेस आएगा फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स में, ठीक है। प्लस 8 यहाँ पे मान लेते हैं, 8 आएगा आपका कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कितना हो गया, 24 30 30 36, ठीक है, 40। एंड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो हम लोग आपका जो सारे बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के क्लास कुछ रह गया था, उसको मिला के लगभग आपका अप्लाइड केमिस्ट्री में 50 क्लासेस आएगा। मैं 50 क्लास के अंदर ही इसको कवर करने वाला हूँ पूरा, ठीक है। अभी ये 27 नंबर क्लास चल रहा है, 26 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, 27 नंबर मतलब हम लोग पूरा सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में, ठीक है, मतलब मिड अक्टूबर में हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, अपना स्टडी करते रहना एंड अपना जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।